डियर स्टूडेंट्स, आज हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी। उसकी 18-19 विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। आज लास्ट पॉइंट हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कल हमने अध्ययन किया था लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, भारतीय संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, इसीलिए हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व और कई प्रावधान किए गए। अब जो अंतिम पॉइंट है वो है अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्याण की व्यवस्था। अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के कल्याण की व्यवस्था। पिछड़े वर्गों के कल्याण की व्यवस्था। हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यक वर्गों के, अल्पसंख्यक वर्ग कौन से? भारत में अधिकांश आबादी हिंदू आबादी है। इसके अलावा हिंदुओं के अलावा मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ये सब अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भी, स्पेशली मुस्लिम जो वर्ग हैं वो भारत में अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए भी, जो संख्या में थोड़े हैं, उनके लिए भी स्पेशल विशेष प्रावधान किए गए। अगर हम बात करें कि संविधान में अनुच्छेद, दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 330 व अनुच्छेद 332। इन दो अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में सभी वर्गों यानी अल्पसंख्यक वर्गों या सभी वर्गों को जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा की जो सीटें हैं वो SC ST दोनों के लिए निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें अनुच्छेद 332 के तहत, अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में, राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें भी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं या जो हम कह सकते हैं जो SC वर्ग हैं, ST वर्ग हैं यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए, यानी उसके लिए, उनके लिए जो है सीटें सुरक्षित कर दी गई। विशेष प्रावधान के अंतर्गत क्या किया गया है? उनको सीटें सुरक्षित कर दी गई हैं। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद याद रखना है कि अनुच्छेद 330 और 332 ये दो अनुच्छेद जो है लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण प्रदान करते हैं, विशेष तौर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत। ठीक है, तो इनमें ये तय किया गया है कि ये वर्ग जो है वो प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर इन्हें उचित प्रावधान या उनको आरक्षण नहीं दिया गया जाए। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने उनको जो है प्रारंभ में ये आरक्षण की जो सीमा है वो 10 वर्ष के लिए तय की गई थी। ठीक है, लेकिन समय समय पर इनको जो है आरक्षण बढ़ा दिया गया। जैसे अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो 95वां संविधान संशोधन, 95वें संविधान संशोधन से जो आरक्षण की जो सीमा है वो हर 10 वर्ष बाद बढ़ाती गई। तो आरक्षण की जो सीमा है इन वर्गों के लिए वो 2020 तक निर्धारित कर दी गई है कि 2020 तक जो आरक्षण है वो इन वर्गों को रहेगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। ठीक है, तो कौन से, आपसे ये पूछा जाए कि भाई भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग जो हैं यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC व ST यानी अनुसूचित जाति जिनको SC शेड्यूल कास्ट कहते हैं और ST यानी अनुसूचित जनजाति, उनके लिए विशेष आरक्षण की जो है प्रावधान किया गया है, यानी इनकी सीटें जो है वो सुरक्षित कर दी गई है। कहाँ पर? लोकसभा। उसी प्रकार अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में SC व ST वर्ग के लिए जो है वो सीटें सुरक्षित कर दी गई हैं। इनको 16% और ST वर्ग को 12% जो है आरक्षण, कुल 28% जो है आरक्षण इनको प्रदान किया गया। ठीक है, फिर आरक्षण का जो प्रावधान है प्रारंभ में संविधान निर्माताओं ने 10 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन समय समय पर इसे बढ़ाया गया। अभी लेटेस्ट में 95वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें आरक्षण की जो सीमा है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उसे 2020 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान में जो है हम कह सकते हैं कि
अदर अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, इसे हम कह सकते हैं ओबीसी वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट, उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब आप कहोगे कि भाई आरक्षण क्या हमेशा के लिए था? यहां पर आरक्षण प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए दिया गया था, धीरे धीरे यानी 1950-60 में फिर बढ़ाया गया, 1970 में फिर बढ़ाया गया, तो इस तरह लगातार 2010 में जो 95वां संविधान संशोधन हुआ था 2010 में, उसे फिर आरक्षण को बढ़ा करके और कद जो है 2020 तक यानी 10 वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा एक और प्रावधान है, वो है अनुच्छेद 335। 330 हो गया जो लोकसभा में SC/ST वर्ग को आरक्षण देता है, अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभाओं में SC/ST वर्ग को आरक्षण देता है, और अनुच्छेद 335 का जो है सरकारी सेवाओं में यानी सरकारी नौकरियों में भी इन वर्गों को आरक्षण प्रदान करता है। तो तीसरा कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 335 क्या करता है? वो SC और ST वर्ग जो है वो सरकारी सेवाओं में भी इनको आरक्षण प्रदान करता है, यानी SC और ST वर्ग को आरक्षण इसमें दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में जो है बाद में सन 1993 में OBC वर्ग को भी आरक्षण प्रदान किया गया था। अदर बैकवर्ड कास्ट को 27% आरक्षण दिया गया था 1993 में। ठीक है, कितने प्रतिशत आरक्षण? OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको भी 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो इस तरह सरकारी सेवाओं में इनको आरक्षण प्रदान किया गया है, 27% जो आरक्षण है वो इनको दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह ये प्रावधान है जो भारतीय संविधान में जो है वो पिछड़े वर्गों के लिए और जो समाज में जो निम्न वर्गों हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC/ST वर्ग के लिए सीटें सुरक्षित करता है। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में SC/ST वर्ग के लिए सीटें सुरक्षित करता है। अनुच्छेद 335 के तहत सरकारी सेवाओं में भी इन वर्गों को आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा 1993 में जो है वो OBC वर्ग को भी 27% यानी अदर बैकवर्ड कास्ट जो है अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको भी आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये हो गई, ये जो 20वां पॉइंट था भारतीय जो है हम समझ सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं में, और इनके तहत जो है ये प्रावधान किए गए हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपका जो पहला टॉपिक था, वो जो है पहला चैप्टर था वो इसका लगभग कंप्लीट हो गया है कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा था कि संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, शुरुआत में हमने ये पढ़ा था, और इसके बाद भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हमने चर्चा की थी 20 पॉइंटों में। अब जो संविधान का एक और जो भाग हम कब कह सकते हैं प्रस्तावना, उसका भी हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। ठीक है, कई बार ये मुद्दा उठा है कि संविधान की प्रस्तावना क्या संविधान का ही अंग है या संविधान से अलग है या उसे विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आती है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान, इसे उद्देश्य का भी कह सकते हैं, उद्देश्य का ये संविधान का जो मुख्य भाग है, और इसको हम कह सकते हैं कि इसमें संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा में भी इसको शामिल किया गया है। इसमें समय समय पर यानी इसकी जो प्रस्तावना है वो शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग यानी संविधान का निर्माण करने वाले कौन हैं? हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, इस तरह जो है लास्ट में लिखा है कि आज इस तारीख को जो है हम संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। तो ये है संविधान की। अब संविधान की प्रस्तावना में जितने भी शब्द हैं उन सब का एक स्पेशल महत्व है, उसका एक विशेष महत्व है, जिसका एक संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है उससे, इन शब्दों से इसका जो है महत्व पता चलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि संविधान की जो प्रस्तावना में जो शब्द हैं उन कौन कौन से शब्द हैं जो संविधान की प्रस्तावना में काम में लिए गए हैं। ठीक है,
तो हमने इन शब्दों के बारे में चर्चा कर ली थी, जैसे मुख्य जो शब्द हैं, जैसे है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसमें हमने चर्चा की थी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, अर्थात ये अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। तो ये इसका अर्थ हो गया। फिर हमने जो संविधान की प्रस्तावना में जो दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्षता, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि भारत का कोई एक राजकीय धर्म नहीं होगा, संविधान सभी को, सभी धर्मों को, सभी पंथों को, संप्रदायों को समान मानेगा, भारत का कोई एक राजकीय धर्म नहीं होगा। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। ये संविधान की प्रस्तावना में जो है शब्द काम में लिया गया है। इसके अलावा हमने जो बात की थी एक राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता, इन शब्दों को काम में लिया गया है। राष्ट्र की एकता व अखंडता, एकता व अखंडता जो शब्द है वो संविधान की प्रस्तावना में काम में लिया गया। ठीक है, तो इन शब्दों को हम बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। तो संविधान की अगर प्रस्तावना को अगर हम देखें क्लियरली, अगर रूप में देखें तो इसके 3 भाग हो सकते हैं। नंबर 1 घोषणात्मक भाग, जो घोषणा करता है, ठीक है, प्रस्तावना के वो भाग जो घोषणा करता है, जो किसी चीज को उद्देशित करता है, ठीक है, वो उसका घोषणात्मक भाग होगा। जो कि संविधान के शुरुआत में जो शब्द हैं हम भारत के लोग, ये इसका घोषणात्मक भाग है। इसका मतलब संविधान को बनाने वाले कौन है? भारत की जनता। तो संविधान क्या घोषणा करता है? संविधान के उद्देश्य का क्या घोषणा करती है कि भारत को बना, जो संविधान को बनाने वाले कौन लोग हैं? हम भारत के लोग। तो ये संविधान का घोषणात्मक भाग, प्रस्तावना का घोषणात्मक भाग है। ठीक है, दूसरा उद्देश्यात्मक हम कह सकते हैं। उद्देश्यात्मक भाग जो है संविधान का, उसमें ये जो शब्द काम में लिए गए हैं कौन कौन से? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, यानी इस भाग का उद्देश्य है कि संविधान किस उद्देश्य से बनाया गया है, संविधान बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो ये उद्देश्यात्मक भाग में सम्मिलित किया जाता है इन शब्दों को। ठीक है, पंथ निरपेक्षता, देखिए ये शब्द जो हैं उद्देश्यात्मक भाग में इनको सम्मिलित किया जाता है। देखिए ये शब्द मूल संविधान में नहीं थे। समाजवाद शब्द जो है वो 42वें संशोधन से जोड़े गए थे। संविधान, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द ये भी 42वें संविधान संशोधन से संविधान में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन से जो शब्द जोड़े गए थे वो कौन कौन से हैं? समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। ठीक है, इसके अलावा गणराज्य, यानी भारत को एक गणराज्य के रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये जो शब्द हैं प्रस्तावना के, ये शब्द उद्देश्यात्मक हैं कि भारत का संविधान का क्या उद्देश्य है। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं, महत्वपूर्ण भाग हैं। ये उद्देश्य निर्भर करते हैं कि संविधान का क्या उद्देश्य है, इसलिए ये भाग जो है वो उद्देश्यात्मक भाग है। फिर तीसरा जो है विवरणात्मक भाग, जो विवरण प्रस्तुत करता है, प्रस्तावना का विवरणात्मक भाग। अब विवरणात्मक भाग में कौन कौन से शब्द आते हैं? संविधान जो प्रस्तावना के कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं? तो इसमें सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, जो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, और आर्थिक न्याय, ये विवरणात्मक भाग के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा समानता, ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में काम में लिए गए हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये शब्द भी जो है
प्रस्तावना के विवरणात्मक भाग में रखे जाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता व अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता, ये शब्द जो है वो विवरणात्मक भाग में रखे जा सकते हैं। तो पूरी प्रस्तावना के अगर जितने भी शब्द काम में लिए गए हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। घोषणात्मक भाग में क्या है, संविधान घोषणा करता है क्या, हम भारत के लोग, यानी संविधान को बनाने वाले कौन है, भारत की जनता। उद्देश्यात्मक भाग का मतलब मैं जो है इसका मुख्य रूप से जो शब्द काम में लिए गए हैं वो किस उद्देश्य से लिए, यानी संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो जो शब्द हैं वो उद्देश्यात्मक भाग में रखे जा सकते हैं। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, गणराज्य। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्षता मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है। और फिर विवरणात्मक भाग जो विवरण प्रस्तुत करता है और जो चाहता है कि किस प्रकार का न्याय हम, किस प्रकार की व्यवस्था हम चाहते हैं, तो उसमें आते हैं सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। ये दिलाने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये भी विवरणात्मक भाग में आएगा, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये विवरणात्मक भाग में रखे जा सकते हैं। तो ये है संविधान की प्रस्तावना। तो इस तरह आज हमने पहला जो टॉपिक था, तो चैप्टर 17 जो था उसको हमने कंप्लीट किया, जिसके तहत भारतीय संविधान की भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ उसमें हमने चर्चा की थी। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, जो 19-20 विशेषताएं लगभग हमने इसमें पढ़ी थी। और संविधान का जो मुख्य भाग है प्रस्तावना, उसके बारे में हमने चर्चा की थी, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।